मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज से हम स्टार्ट करें फंसना पक्का है सीरीज इस सब्जेक्ट के लिए। तो अब आपकी प्रॉब्लम पूरी खत्म होने वाली है। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 2 यूनिट आनी है, तो पहली यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को पूरा खत्म करेंगे। अगर आप पहली बार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। टर्म 1 में 20-25 मिनट की जो हमारी वीडियोस आती थी उससे 90% से भी ज़्यादा कई सब्जेक्ट में क्वेश्चंस फंसे थे, बाकी सब्जेक्ट में भी 90% तो फंसे ही थे। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कितनी काम की ये सीरीज़ होने वाली है। अगर आपने पहले भी इसको फॉलो किया था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मन से डाल दिए, बहुत मेहनत करिए, पूरी रिसर्च करिए, घंटों काम किया है, उसके बाद सिर्फ हाई वैल्यू के जो क्वेश्चन थे उसको इस सीरीज़ में डाला, तो बहुत हेल्पफुल और छोटी वीडियो ये कंपेरेटिवली होने वाली है। तो सीधा हम देख लेते हैं भाई कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स में आने वाले हैं। तो हमें 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता कि भाई ये एक क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 ही मार्क में आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, कंबाइन होकर वही क्वेश्चन 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं भाई हमारी सीरीज के साथ। सीधे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें ये पता ही होना चाहिए। वैसे ये हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता पाऊँ, ना कि आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो आप आंसर पॉज करके पढ़ते जाइएगा, मैं इंपॉर्टेंस पूरी बताता जाऊंगा, टर्म्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज एक ग्रीक वर्ड से आता है। ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जहां पे हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं पूरी इकोनॉमी पे, इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल बिजनेसेस, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की बात नहीं करते, बल्कि हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऐसी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होते हैं। ये आंसर आप पढ़ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है जनरली 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये क्वेश्चन हमें अभी सैंपल पेपर जो लॉन्च हुए उसमें भी देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है इस पूरे यूनिट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे पता होना चाहिए। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लिया है, तो आपकी जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है या फिर एकदम से याद नहीं आ रही है तो हमारे जो नोट्स है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर का, वहां पे हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। आप ये वीडियो देखते देखते साइड में नोट्स भी रख सकते हो, तो आपको हेल्प मिलेगी रिवाइज करते जाने में। सीधे हम इस आंसर को देख लेते हैं। वैसे 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क किसी में भी ये आ सकता है। हो सकता है आपसे कोई एक पूछ लिया जाए, उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, आपको 2 मार्क के लिए लिखना हो या 3 मार्क के लिए लिखना हो, या फिर इस तरीके से आ जाए सीधे 5 मार्क के लिए। तो ये हमें सिंपल सा हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमें पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए, तो कितने भी मार्क में आता रहे। तो इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, यानी कि इसमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होने वाली है। तो ये 2 हमारे पॉइंट हो गए। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन लाइन के आगे निकल चुके, इसमें अब कुछ वैल्यू ऐड नहीं होने वाली है। ये जो हमें इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये एज रॉ मटेरियल यूज कर सकती है। बेसिकली एक फर्म ने बेचा, दूसरी फर्म इसी को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है। फाइनल जो गुड्स होते हैं वो अब सीधे कंज्यूम होने वाले फाइनल कंज्यूमर के द्वारा। वैल्यू एड वाला पॉइंट ये था, सॉरी इसके ऊपर वाला पॉइंट अलग पॉइंट है। जो अलग ये वाला पॉइंट है, बेसिकली ये अब रीसोल्ड होने वाले इंटरमीडिएट गुड्स अपने प्रॉफिट के लिए। बेसिकली अगर मैं दूध बेचता हूँ, मैंने किसी चाय वाले को दूध बेचा, तो मैंने अपने प्रॉफिट के लिए बेचा, चाय वाला अपने प्रॉफिट के लिए फर्दर फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा। लेकिन फाइनल गुड्स ऐसे नहीं होते, फाइनल गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम होते, इसको और फर्दर प्रॉफिट के लिए बेचा नहीं जाने वाला। अगला हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। इस पे एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बुलाते हैं। इस पे जो है फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर बुलाते हैं। ये कंजम्पशन हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है, ये जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है इनको हम नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम, ये इनकम और प्रोडक्ट हमने चैप्टर में देखा था, सिमिलर टर्म्स है, इनको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो नेशनल प्रोडक्ट में यूज नहीं होते हैं, काउंट नहीं होते हैं। जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम में भी, नेशनल प्रोडक्ट में भी काउंट किए जाते हैं। ये पूरा हमारा आंसर हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स, गिव रीजंस। पहला आता है मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल। जो टी स्टॉल वाला है वो इसमें फर्दर वैल्यू ऐड करने वाला है, वो उसको मिल्क को चाय बनाएगा फिर और ज्यादा कीमत पे बेचेगा, तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड। बस परचेज बाय स्कूल, ये फाइनल गुड हुआ। रीजन आप खुद सोचिएगा।
जूस परचेज्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, ये भी फाइनल गुड हुआ। तो इसके रीजंस आप खुद सोचिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आते कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी 2 अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें डबल काउंटिंग बताना है। ये क्या होता है, जब हम गुड्स और सर्विसेज को नेशनल इनकम निकालते समय एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है भाई कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो भी हमारा टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है उससे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को रिड्यूस कर दे, तो हमारी वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगी, उससे हम नेशनल इनकम को पूरा कैलकुलेट करें। या फिर दूसरा मेथड निकल के आता है, सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल प्रोडक्ट को ही कैलकुलेट करें। इसके बाद आगे हम चैप्टर में बहुत सारी बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नेशनल इनकम अच्छे से समझ में नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ऐसे सारे जो टर्म्स है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कंजम्पशन गुड्स यानी कि जितने भी ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं, कंजम्पशन गुड्स में आ जाते हैं। और कैपिटल गुड्स जो है वो बेसिकली ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं एज फिक्स्ड एसेट्स। ये हमारे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, इनडायरेक्टली ये कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर्स, इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बुलाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है, वो कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर टू द पीपल, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूम किए जा रहे हैं, लोगों का वेलफेयर में काम आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली वेलफेयर में काम नहीं आते हैं। इसके एग्जांपल है फूड, क्लोथ्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। और इसके एग्जांपल है मशीन, टूल्स, जो कि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। वैसे अगर आप कंजम्पशन की गुड्स की बात करें, इसमें भी बहुत सारी अंदर डिटेल्स है जो हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इससे 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप ऐसी डिटेल्स भूल गए तो फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे जो नोट्स है डिस्कॉर्ड टेलीग्राम से ले लीजिए, और वहां पे इस सारी चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी क्या होता है, कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको पूरी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आने लगेंगी। तो सीधे देखते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। इसके पहले कुछ टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम्स। हमारे हाउस होल्ड्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिनके बदले में वो इनकम को अर्न करते हैं, वो हमारी फैक्टर इनकम्स होती है। इसमें 4 चीजें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। ये आप याद रखिएगा, ये हमारी हो गई फैक्टर इनकम्स। हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। 2 चीजें इसमें आती हैं, एक आप ऑर्डिनरी रिसाइडिंग हो, यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा से रह रहे हो हमारी कंट्री में। दूसरी चीज कि आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, वो हमारी कंट्री में हो रही है। ये 2 चीज अगर आप कर रहे हो तो आप नॉर्मल रिसाइडिंग पर्सन हो जाते हो। ये आप हो सकता है आप सिटीजन नहीं हो हमारी कंट्री के, लेकिन आप नॉर्मली रिसाइड कर रहे हो। ये 2 चीजें हम देखते हैं नेशनल इनकम में। बेसिकली जितनी भी फैक्टर इनकम से नॉर्मल रेसिडेंट्स की होती है उसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं एक अकाउंटिंग ईयर की, वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। अकाउंटिंग ईयर यानी कि वो पूरे 12 मंथ्स का पीरियड जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इंडिया का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है, आप कमेंट में बताइएगा या फिर गूगल सर्च करके लिखिएगा। अब हम देखते हैं भाई आगे के बहुत इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स है हमारे सामने, बहुत ध्यान से इस चीज को पूरा समझिएगा। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। तो इसमें आगे बढ़े एक चीज पहले बता दूं आपको, कभी भी इस चैप्टर में प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट है हमारा इनकम। तो कहीं क्योंकि जितने भी बेसिकली प्रोडक्शन होता है वही इनकम में ट्रांसफर हो जाता है, तो कहीं प्रोडक्ट लिखा होगा कहीं इनकम होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इक्विवेलेंट टर्म्स है। अब हम देख लेते हैं भाई डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या होता है। जितनी भी इनकम, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमें किसी भी कंट्री की पूरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेट्स से ये हमारे इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, अब चाहे वो इंडिया के रेसिडेंट्स करें या फिर नॉन रेसिडेंट्स करें, उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ की जो भी प्रोडक्शन है, जितना भी प्रोडक्ट है या फिर जितना भी इनकम हम बोले, वो डोमेस्टिक इनकम हो गई। लेकिन जितना भी इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के रेसिडेंट्स जितना भी इनकम करेंगे, जनरेट करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, वो हमारी आएगी नेशनल इनकम में। तो ये हमने नेशनल इनकम में बात कर ही ली थी। तो डोमेस्टिक इनकम में बेसिकली हम ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रेसिडेंट्स कर रहे हैं या फिर नॉन रेसिडेंट्स कर रहे हैं, हमें बस इतना देखना है कि हमारी टेरिटरी के अंदर हो रहा है या नहीं। और नॉन नेशनल इनकम यानी कि हमारे रेसिडेंट्स कर रहे हैं। तो ये टर्म है
डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर, हम आगे देखेंगे कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी कि हमारी, लेट्स से हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया की टेरिटरी में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो इनकम जनरेट हो रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। तो यही बस अंतर है कि जीडीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, जिसमें हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो एडेड है, एनडीपी में, नेट में एडेड नहीं है। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, ये याद रखिएगा। और लास्ट हमारे पास आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो वो हो जाता है एट एमपी, और फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं कितना फैक्टर कॉस्ट लग रहा है उसको बनाने के लिए, तो वो हो जाता है एट एफसी। अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो वहाँ पे एमपी और एफसी सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना इनकम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे दो ही सेक्टर है, एक हमारा हाउस होल्ड और एक हमारा प्रोड्यूसर्स। लेकिन जब यहाँ पे हम गवर्नमेंट को भी ऐड कर देते हैं, तो गवर्नमेंट गुड्स पे टैक्स लगाती है, जिसको हम बुलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज से क्या होता है, ये जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाती है, और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या हो जाता है, तो किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस कर देंगे सब्सिडीज को, क्योंकि सब्सिडीज वैल्यू को गिराती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैल्यू को बढ़ाती है। तो हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट। एक और चीज, कभी यहाँ पे दिया होगा डायरेक्टली हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो हम माइनस और प्लस करेंगे। लेकिन हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है हमने पहले से ही करके दे दिया हुआ है कि भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी की वैल्यू आपको दे दी गई है। अब आप बताओ कि एमपी को एफसी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो डायरेक्टली आप एनआईटी को माइनस कर दोगे एमपी से, तो वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा आ जाता है हमारा एमपी और एफसी में डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं भाई आगे के कॉन्सेप्ट्स को। वैसे तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आईएमपी वीडियो है, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई नहीं हुई है, और ये कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है जो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधे देख लेते हैं भाई कि हमारे ये कैसे होता है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी क्या होता है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इन चीजों को देख लेते हैं। हमने इसको डिस्कस ओरली कर ही लिया, ये सारी वही चीज थी, लेकिन ऐसे कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर इससे स्टार्ट नहीं करता, हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हम समझ गए वो जितनी भी इनकम जो कि हमारे एक कंट्री की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर हो रही है, और ग्रॉस लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, यानी कि हम उसमें डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको जी को एन में कन्वर्ट करना है तो हम डेप्रिसिएशन को इससे माइनस कर देंगे। जैसे ही हमने ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया वो एन में कन्वर्ट हो गया। तो लेट्स से आपको जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है, तो आप इससे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वो एनएनपी बन जाएगा। इसके बाद दूसरा, जी को हमने एन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब आता है बीच वाले को कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास था जी डी पी और हमें कन्वर्ट करना था जी एन पी में। तो डी को एन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें क्या, हमने ओरल ये पूरा देख लिया है कि डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे। डोमेस्टिक में भाई दो चीजें यहाँ पे आएंगी। पहली बात तो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स रह रहे होंगे जो कि रेसिडेंट्स नहीं है लेकिन प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ये वैल्यू हम इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल में हम सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स की जो इनकम है उसको लेते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे रेसिडेंट्स होंगे जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो कि हमारे इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर नहीं रहते, लेकिन उनकी इनकम इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो जब हमें बीच वाले जो हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बाहर, इंडिया के बाहर रिसाइडिंग रेसिडेंट्स है उनकी फैक्टर इनकम को हम माइनस कर देंगे, इंडिया के अंदर रिसाइडिंग नॉन रेसिडेंट्स को, उनकी फैक्टर इनकम को। बेसिकली हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ मैं लिखने पूरा नहीं पा रहा हूँ जल्दी, लेकिन आप नोट्स में पढ़ ही रहे हैं, बुक में आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको पता होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे। जैसे ये प्लस करेंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक है वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपसे क्या क्या बनने लगा भैया, आपसे बनने लगा कि कैसे हमें डोमेस्टिक ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, आपसे बनने लगा कि डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है,
प्रोडक्ट इनकम है ये तो कांस्टेंट रहेगा ही। इसके बाद लास्ट चीज बचती है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। सब्सिडी प्लस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, या फिर माइनस NIT जैसे ये आपने किया तो ये फैक्टर कॉस्ट बन गया। तो ये पूरा हमारा निकल के आ जाता है। इससे रिलेटेड एक चार्ट आपके सामने मैंने डाल दिया, तो इसको आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके पास हमेशा रहेगा। आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे आपसे पूरा बन रहा होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल GDP एंड नॉमिनल GDP, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो नॉर्मल GDP क्या होता है, वो GDP जो हम करंट प्राइसेस के हिसाब से निकाल रहे हैं, जिस ईयर में निकाल रहे हैं उसी ईयर की प्राइसेस के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं GDP को, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। नॉर्मल GDP की प्रॉब्लम ये, अगर क्वांटिटी बढ़ी तो GDP बढ़ेगा ही, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो बढ़ेगा, लेकिन अगर प्राइसेस हाई हो गई तो भी GDP जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन रियल GDP क्या होता है, जब हम GDP को कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से निकालते हैं। बेसिकली हमने एक बेस ईयर ले लिया जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारे प्राइसेस है वो एक अच्छे नॉर्मल रेंज में था, उसके हिसाब से जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल GDP, जो कि एक्चुअल वेलफेयर बता रहा होता है अक्सर ज्यादातर केसेस में। इसमें अगर प्राइसेस करंट ईयर की ज्यादा है तो वहाँ पे GDP ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जब क्वांटिटी ज्यादा है प्रोडक्शन की तब GDP हाई होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है डिफरेंस। इसका कन्वर्जन भी आता है, आपको नॉमिनल GDP दे दिया हुआ है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम इसकी बात कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी हमें क्वेश्चन में देना था, वो हम देख लेते हैं। लेट्स से एक कमोडिटी है, लेट्स से ब्रेड है, जो कि 2019 में और एक बेस ईयर जिससे हम कंपेयर करें दोनों में ही 500 यूनिट इसका प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन 2019 में इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर यूनिट हो गई, और बेस ईयर जिसकी हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें 40 रुपीज़ पर यूनिट थी। तो यहाँ पे नॉमिनल GDP तो ज़्यादा आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 500 जो कि 25,000 आ गया, लेकिन जो रियल GDP है वो 20,000 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ज्यादा हुई है, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, तो एक्चुअल जो रियल GDP है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस यानी कि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि हम असेट्स के परचेज में पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी एक्सपेंडिचर हम असेट्स के परचेजिंग में कर रहे हैं, प्लस उन पुराने जो एसेट्स है जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं एक पूरा अकाउंटिंग ईयर में, तो इसका जो सम है वो हो जाता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको भी हम ऐड करते हैं। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक कितना एक्चुअल में बढ़ा है वो नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना कैपिटल स्टॉक हमने चेंज किया वो भी एडेड है। नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि पहले भाई इतना कैपिटल स्टॉक था, इतना प्रोडक्शन के लिए हमारे पास असेट्स थे, अब इतने हो गए। इसमें ये नहीं पता चलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भैया आप क्या लाइक करेंगे इस वीडियो को, तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, क्योंकि लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन हमने बात कर ही ली है। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलिसेंस या फिर आउटडेट होने के कारण ये हो सकता है। फंड क्या होते हैं, वो फंड जो कि हम इसके लिए बचा के रखते हैं, भाई डेप्रिसिएशन तो होने ही वाला है, तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए जो हम फंड निकाल के रखते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली शायद ही देखने को मिले। हमारे जो सिलेबस था उसमें भी सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, लेकिन रिजर्व फंड आपको एक पॉइंट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको पता तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए। स्टॉक्स वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे होते हैं, और फ्लो वेरिएबल्स में हम एक पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि किसी की जो इनकम थी, हमने अभी पूरा बात करी अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे साल की बात करें कि इतने साल में इतनी इनकम हुई, तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। स्टॉक कॉन्सेप्ट की इतने टाइम पे हमारे पास कितने, लेट्स से मेरे पास ब्रेड के पैकेट कितने हैं, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। दिस इज स्टैटिक इन नेचर, दिस इज डायनेमिक इन नेचर। Stock influences flow. As such, greater amount of capital will lead to greater flow of services. तो stock फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और फ्लो स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ, पॉपुलेशन। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये सारे फ्लो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जहाँ पे हम ओवर टाइम बात कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कैटेगराइज द फॉलोइंग स्टॉक एंड फ्लो एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कैपिटल क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, रीजन मैंने नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए और बताइए, बहुत ईजी सही आंसर है। GDP क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पूरी बात करी है कि अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट करते हैं।
वेल्थ क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको रीजन लिखने भी आता है तो आप अपने कॉमन सेंसेस का आंसर कर सकते हैं, बहुत इजी, मैं पूरा एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। तो अगर हम कंट्री के वेलफेयर को देखने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें एडिट नहीं होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन मॉनेटरी, जितने भी हमारी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ का जो काम होता है, आपकी मदर्स का जो काम होता है, गार्डनिंग एक काम है कि आपका नेबर गार्डनिंग कर रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसकी डेटा हमारे पास नहीं होता है, इसकी मार्केट वैल्यू निकालना आसान नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे काम है जिनके हम बता ही नहीं सकते कि वैल्यू एक्चुअल में क्या है, या फिर हम ये भी नहीं देख सकते, या फिर ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये अर्निंग के पर्पज से नहीं किए जाते हैं, इसलिए इनको हम ऐड नहीं कर सकते जीडीपी में। और ये जीडीपी की मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है ये भी वेलफेयर का काम तो कर रहे होते हैं लेकिन जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन एडुकेट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो एक पॉइंट हमने पहले ही देख लिया है, बाकी के पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हो सकता है भाई जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छे से ना हो, हमारी इकोनॉमी में रिच के पास पूरा पैसा हो, पुअर्स के पास जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं है, तो इससे जीडीपी ये नहीं बता पाएगा कि भैया आपके इकोनॉमी में वेलफेयर है या नहीं है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जीडीपी की। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए, आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स की सारी मीनिंग पहले से ही पता, मैं ब्रीफ में फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इसकी बात हमने पूरी कर ली है। एक्सटर्नलिटीज, एक क्वेश्चन इसके बीच में से ये भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अलग से इसको क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि ये किसी से भी आ सकता है। नॉन मॉनेटरी से हमने देख लिया, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी और इससे भी, तो मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। 6 क्वेश्चन बन जाते फ्री के, मुझे 100 क्वेश्चन सीरीज नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं। आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, आप नोट से देख लीजिए, हमारे सारे पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन होंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उससे वेलफेयर हो ही रहा है। हो सकता है भाई हमारी इकोनॉमी में जो एक्चुअल कंजम्पशन गुड्स है वो तो बन ही नहीं रहे, सिर्फ प्रोडक्शन गुड्स बनते जा रहे हैं, या फिर लेट्स से वेपन्स बनते जा रहे हैं, उससे भी जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा। चेंजेस इन प्राइसेस, प्राइजेस बढ़ती जा रही है लेकिन क्वांटिटी उतनी ही है प्रोडक्शन की, तो इससे भी वेलफेयर नहीं हो रहा लेकिन जीडीपी तो बढ़ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी अगर बढ़ रहा है 2% से, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है 50% से, तो फिर आपका जीडीपी वेलफेयर नहीं शो कर रहा है। 50% बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन लेट्स से 20% से, 10% से, तो भी जीडीपी वेलफेयर को शो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारी लिमिटेशन है हमारी जीडीपी की, आपको सारे पता होना चाहिए, इनकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला हम देख लेते हैं भाई, पहले मैंने बात की थी कि रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो हम पूरा देख लेते हैं। तो हमें रियल जीडीपी दिया हुआ हो सकता है, नॉमिनल ना दिया हो, नॉमिनल दिया हो, रियल ना दिया हो, दोनों फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, हम सीधे इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। एक ही आप याद रखिए, इसको ऊपर नीचे करके हम देख लेंगे। हमें दिया हुआ है रियल जीडीपी दिया हुआ है 400, हमें पता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी भी हमें दे दिया गया है 450, लेकिन हमें बेस प्राइस नहीं दिया, प्राइस इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। बेस हमेशा 100 रहेगा, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हो सकता है आपको ना आए। हमें प्राइस इंडेक्स नहीं दिया हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो हो गया प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है 112.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशंस खुद से करिएगा, इतने डिफिकल्ट भी कैलकुलेशंस ये नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें नॉमिनल जीडीपी दे दिया हुआ है, रियल जीडीपी हमें निकालना है। रियल जीडीपी की हमें वो पता है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 600 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स विच इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। तो ये आप खुद से करिए, खुद से करने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सीधे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे सामने अगले 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में आपको बताना है इन चीज़ों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंडिया की आप किस तरीके से लोगे, यानी कि आप नेशनल इनकम में इसको ऐड करोगे या नहीं करोगे। और दूसरे क्वेश्चन में वही जो जीडीपी हमने क्वेश्चन देखा उसको आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करके देखिएगा, आपके लिए है। एक हिंट आपको दे देता हूँ, नेशनल इनकम जब भी हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की। ऑब्वियसली हम फैक्टर इनकम्स वहां पे कैलकुलेट करते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये आप खुद से इजीली कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है
प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म्स, यही हमारे बोर्ड में इस बार आने वाला है टर्म 2 में। तो हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहला हमारे पास आता है रियल फ्लोज और दूसरा हमारे पास आता है मनी फ्लोज। हाउस होल्ड सेक्टर रियल फ्लोज में फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में मनी में हमें देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। फैक्टर पेमेंट्स बेसिकली जितनी भी सर्विस रेंडर कई हाउस होल्ड्स ने, उसके बदले में उनको सैलरी पेमेंट्स मिल रही है। रियल फ्लोज में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अब इनको फैक्टर सर्विसेज मिली जिसका ये लोग यूज करेंगे प्रोडक्शन करने में, वो प्रोडक्शन करके गुड्स मिलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर को। अब वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स मिलेंगे तो वो अपनी कंजम्पशन के लिए उन गुड्स को खरीदेगा, जो कि हो जाएगा इनका एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ गुड्स। वही यहाँ पे पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका डायग्राम हम मिक्स करके बना देते हैं, कंबाइन करके इस तरीके से हम बना देते हैं। तो ये आपको पूरा पता है हाउस होल्ड इनको क्या दे रहा है, ये वापस में क्या दे रहे हैं। तो ये दो सेक्टर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, यही इस बार के बोर्ड में आने वाला है। अब हमारा आता है आखिरी टॉपिक जिससे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल है। इजी है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता है, इसलिए उनसे बनता नहीं है। हमने आधे इसको देख लिया है। यही टॉपिक हम जब पहले बात कर रहे थे वो इसका आधा पार्ट था, अब हम आधे पार्ट को और देखेंगे। पहला मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर एट मार्केट प्लेस को कैलकुलेट कर लिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमारा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें इसको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा नेशनल इनकम होता है। तो ग्रॉस को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए सब्सिडी को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो जीडीपी एट एमपी है वो एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस आता है। ये जो चार्ट है वो नीचे पीछे तक पूरा दिया हुआ है, पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ ये जो टॉप का ये जो चार्ट इतना याद होना चाहिए, बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा इनकम मेथड निकल के आ जाता है। इसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को पूरा ऐड करेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, बेसिकली ये वो इनकम है जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या रेंट है क्या वो है, तो इसको हम मिक्स्ड इनकम बुलाते हैं। इसको हम पूरा ऐड कर देंगे, ये पूरा आपको गिवन होगा। अब हमारे पास निकल के आ गया नेट डोमेस्टिक इनकम। इसको हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, तो हमने डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा नेशनल इनकम निकल के आ गया। लास्ट हमारे सामने निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल निकल के आ जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, इन सभी को ऐड करना है। वैसे ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से नहीं देखे, हमारे नोट्स भी एक बार अच्छे से देखिएगा। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। मैं सिर्फ आपको एक आउटलुक सा दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको बुक पढ़नी है, आपको हमारे नोट्स देखने हैं। तो ये आपको दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे आपका डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डोमेस्टिक को आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है और फिर मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। इसके पूरे प्रोसेस नीचे तक दिए हुए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा एक एक करके, फिर आपको कुछ करने के लिए भी दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू एडेड है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे तीनों सेक्टर की, और ये हमारे इंटरमीडिएट जो इनपुट्स हैं, इंटरमीडिएट को हम कभी भी ऐड नहीं करते, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इससे। 800, 200, 1300, 1300 से हम माइनस करेंगे। ये जो 550 हमारा निकल के आता है, 550 को हमने माइनस किया तो 750 हमारा निकल के आ जाएगा। ये हमारी हो गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें इसमें से कन्वर्ट करना है इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारे नेशनल इनकम में एट एफसी। तो हमें पता है भाई ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड सेक्टर्स 80 जो है इसको हम माइनस कर रहे होंगे। इसके अलावा हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। बेसिकली जो हमने फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 को हम प्लस करेंगे, और फैक्टर इनकम पे टू नॉन रेसिडेंट्स, नेशनल इनकम में हम नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को ऐड नहीं करते, इसको हम माइनस करेंगे। 20 को हम माइनस करेंगे। इसके अलावा अब हमें कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। हम क्या करेंगे, सब्सिडीज जो दी हुई हैं उसको हम ऐड कर देंगे, और जो हमारी
इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं करके भी फटाक से दिखा देता हूँ। मैंने लिटरली इसका आंसर नहीं देखा, अभी आपके ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ। 750 हमें माइनस करना है -50, हमें -80 करना है, +10 -20 +20 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई। 760 -80 तो 760 -80 680 -50 तो आंसर आएगा 630। ये हमारा पूरा आंसर हो रहा होगा। इस तरीके से आपको करना है, मैंने भी बिना देखे किया, आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन कोई भारी नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए किस चीज को हमें ऐड करना है, किस चीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमें इनकम मेथड का यूज करना है। इनकम मेथड का हमें स्टार्टिंग का फॉर्मूला याद है, उससे हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाता है। अगर आपको याद नहीं, पीछे जाइए, चेक करके आइए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। तो हमें पता है भाई, मिक्स्ड इनकम को हमें सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम को ऐड करना है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करना है, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड करना है। सिर्फ इतना छोटा सा 3 चीजें आपको याद रखनी है इस पूरे फॉर्मूले में। इतना आपको याद रहेगा, बाकी सारी चीजें आपको याद रहने वाली है, आपसे बन जाएगा। ये तीनों चीजें ऐड करी हमने, तो हमारा आंसर है 62,000। ये मैंने देख लिया था आंसर, इसके आगे का मुझे याद नहीं, देखा था लेकिन याद नहीं है। आगे का मैं खुद लाइव स्ट्रीम पे लाइवली कर रहा हूँ, कोई कट नहीं आने वाला। 62,000 हमारा आंसर इसका आने वाला है। 62,000 हमारा क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक इनकम। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में। ये हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो हमें सिंपली सिर्फ एन को, नेट को हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारा दिया हुआ है 1700। 1700 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 63,000 एंड 1700 हमें प्लस करना है ना, एंड 700। तो 63,700 हमारा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें नेट डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेट नेशनल इनकम में। हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना क्यों झंझट करना, ये हमारा इसमें दो चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। इसको हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को करना पड़ेगा नेशनल में कन्वर्ट, जिसके लिए हम ऐड करने वाले हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि है -300। तो प्लस कर देंगे -300 को, जो कि हमारा आंसर आएगा 62,000 से -300 किया तो 61,700। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा निकल के आ गया नेट नेशनल इनकम। अब हमें फैक्टर कॉस्ट को एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एमपी में, एनएनपी एट एमपी। तो एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एमपी को, हमने पहले इसके पहले जो एग्जांपल देखा था, एमपी को कन्वर्ट करते हैं एफसी में। अब एफसी को कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना है, सब्सिडीज को हम माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस करेंगे। एफसी से एमपी में जाने के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए जस्ट उल्टा करेंगे, सब्सिडीज को प्लस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 मैं एक सेकंड देख लेता हूँ यार, इतना कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। इसका आंसर हमारा आ गया 68,900। बेसिकली अगर आपको पता है कि किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को हमें देख के लगा कि इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन एट द एंड अगर आपको 1 2 3 चीजें पता थी कि भाई ये हमारी इनकम है, इसको हमें ऐड करना है, तो आपसे पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये पता था कि इसको ऐड करके इससे माइनस करना है, तो बाकी की चीजें आपसे बन जाएंगी। ऐसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमें हमारे फॉर्मूले से पता है, जैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड वाले अपना ऊपर के कैलकुलेशंस करेंगे, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमारे नेट एक्सपोर्ट्स, हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी निकल के आ जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड और इससे दोनों से ही जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाता है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 90 + 10 100 + 100 200 350 550, ये हमारा निकल के आ गया इन रुपीस करोड़। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एट फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें दिया हुआ है, एनआईटी को माइनस करेंगे, -5 = 545। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। इसको आप लिखेंगे ₹545 इन करोड़ लिख देंगे आगे। ये हमारा पूरा निकल के आ गया। हमने तीनों मेथड से एक बार देख ली कैसे इनको हमें सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली अगर आप हमारी टेबल की बात करें, इस टेबल में अगर आपसे
यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना बन रहा है, तो बाकी का आप खुद से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दिए, आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे सैंपल पेपर के सीबीएसई ने लॉन्च किए थे, उसके क्वेश्चन है। ये आपसे बन जाएगा, आप खुद से करके देखिएगा, आगे आंसर भी मैं बता दूंगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिट की हमें डेफिनेशन लिखनी है, छोटी सी डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो ये वही क्वेश्चन सीबीएसई ने दे दिए हैं। ये वही हमारे जो नेट वैल्यू एडिट वाले फॉर्मूले थे, वो अगर आपसे बन रहे हैं, आपने हमारे नोट्स देखे तो आपसे पूरे बन जाएंगे। छोटी छोटी डिटेल्स है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं थी, ये आईएमपी वाली वीडियो थी, तो मैंने आईएमपी क्वेश्चंस आपको दे दिए। छोटी छोटी डिटेल्स के लिए आप नोट्स चेकआउट कीजिएगा। नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड के हमें कुछ बताना है, तो ये पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको हमारे नोट्स में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वहाँ पे एकदम लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। इकोनॉमिक्स का अभी नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द आ सकता है। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा। अगर आपके पास एक अच्छी रिफ्रेशर है तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए डाल दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत बेसिक से वही न्यूमेरिकल है, घिसे पिटे हमारे 3 फॉर्मूले, वो आपसे अगर बन रहे हैं तो सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बोर्ड एग्जाम में भी बन। इसी के साथ ये जो वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा ही होगा। यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली लगा, तो शेयर तो बनता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है तो कॉमर्स वालों के साथ भी शेयर करिएगा, कॉमर्स वाले अपने ह्यूमैनिटीज़ वालों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपस में तो शेयर करना ही।